सूरज है। बोलिए। सभी को जय मूल निवासी साथियों, आज सभी को जय मूल निवासी साथियों आज हम लोग प्रत्येक रविवार की भांति आज भी उपस्थित हैं। थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कुछ दिक्कतें आई हैं और आज का जो विषय है महत्वपूर्ण है वह यह कि वर्तमान चुनाव प्रणाली से आदिवासियों के सामाजिक प्रतिनिधित्व नहीं बल्कि राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधित्व ही पैदा होंगे। आदिवासियों पर असंवैधानिक पूरा करार का प्रत्यक्ष प्रमाण। साथियों, यह विषय बहुत ही गंभीर और इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित कैसे किया जाए उसके लिए चुनौतीपूर्ण है। मेरा जो विषय है थोड़ा अटपटा सा लगेगा कि वर्तमान चुनाव प्रणाली से जो हमारे प्रतिनिधि चुन करके जा रहे हैं वे राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि के तौर पे काम कर रहे हैं, आदिवासियों के प्रतिनिधि के तौर पे नहीं काम कर रहे हैं। ये मेरा केवल आरोप नहीं है बल्कि यह एक सच्चाई है देश के भीतर कि अलग अलग राज्यों में अगर देखा जाए जहाँ भी ट्राइबल पॉपुलेशन रह रहा है या ऐसा कहते हैं कि 5th शेड्यूल लागू हुआ, अर्थात यह बात इस बात को सिद्ध करता है कि हमारी समस्याएं बरकरार है बल्कि और भी समस्याओं में इजाफा हुआ है। अगर इस देश में गुलाम भारत में हमें कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला था, अगर आज़ाद हम हैं यहाँ पे और आज़ादी के बाद हमारे प्रतिनिधि चुन करके संसद में जा रहे हैं, अलग अलग विधानसभाओं में भी जा रहे हैं और उनकी समस्याएं बरकरार है। सबसे बड़ी बात यह है कि अलग अलग विधानसभाओं में या फिर केंद्रीय संसद के उस पे पहुँच करके जा रहे हैं, वे चुन करके चले जा रहे हैं, लेकिन आदिवासियों की समस्याएं वो लोग उठाते भी नहीं हैं। तो वे हमारे प्रतिनिधि नहीं बल्कि पॉलिटिकल पार्टी जिस तरीके से डिसाइड करती है उस आधार पे वो लोग निर्णय लेते हैं और इसका जो मुख्य कारण है उसे समझना ज़रूरी है। और मेरा ऐसा कहना है कि इस देश में अगर लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में जो बहुमत के साथ में चुन करके सदस्य जाते हैं वे सत्ता में बैठते हैं और संविधान के अनुसार निर्णय लेते हैं, ऐसा भारत का संविधान कहता है। लेकिन ऐसा क्या हो रहा है? अगर होता तो समस्याएं ना के बराबर होती। दूसरी बात है कि जिनकी संख्या कम होती है वे विपक्ष में बैठते हैं और विपक्ष में जो बैठने वाले होते हैं वे सरकार के नाकामियों को, सरकार के कमियों खामियों को, कुछ असंवैधानिक गतिविधियों को लगाम लगाने के लिए उन पे हमेशा कोई न कोई प्रश्न खड़ा करते हैं। ऐसा भारत के सत्ता और विपक्ष में भूमिका होनी चाहिए। लेकिन क्या जो विपक्ष में हैं, जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो कहीं के विधायक या सांसद हों, क्या जनता की आवाज़ होते हैं? अगर ऐसा नहीं है तो कैसे कहा जा सकता है कि प्रतिनिधित्व तो हमारा है, बल्कि हम यह कह सकते हैं कि सत्ता पक्ष भी उनका और विपक्ष भी उनका, और जो हमारा प्रतिनिधि हमारे जो जाति जनजाति समूह से अलग अलग राज्यों से चुन करके केंद्रीय सरकार में मंत्री बनते हैं या फिर संसद चुन करके जाते हैं या राज्य के विधानसभा में चुन करके जाते हैं,
अलग अलग राज्यों की अलग अलग समस्याएं भी खड़ी होती नज़र आती है, लेकिन वे लोग बोलना तो दूर, कहीं मीडिया में एक भी कोई किसी तरीके से सवाल खड़ा करते हुए नज़र नहीं आते हैं। तो ये जो परिस्थिति बनी हुई है उसका कारण क्या है, इसको जानना ज़रूरी है। और यह कारण वर्तमान में मौजूद है, लेकिन क्या इससे पहले इसका समाधान हो चुका था, या अगर ये जो परिस्थितियां निर्माण हुई उसके लिए हमें और भी क्या करना चाहिए था, यह बात समझने सोचने की ज़रूरत है। आज अलग अलग देश भर के तमाम सामाजिक संगठनों ने 5वीं अनुसूची लागू होना चाहिए इस बात की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वह किस रूप में लागू होना चाहिए, कैसे लागू होना चाहिए, उसका यानी सामाजिक संगठनों में जो भूमिका होनी चाहिए वह कैसी होनी चाहिए, यह बात स्पष्ट तौर पे नहीं दिखती है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि तमाम अलग अलग सामाजिक संगठन तो देश के अंदर दिखाई देते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे सामाजिक संगठन हैं जो उन्हीं राजनीतिक दलों के नियंत्रण में काम करते हैं जो राजनीतिक दल काम करते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि यानी जो राजनीतिक दल केंद्रीय सरकार में या राज्य सरकारों में सत्ता में या विपक्ष में बैठते हैं, उन्हीं के लोग सामाजिक संगठन के नाम पे अलग अलग जातियों का, अलग अलग समुदायों का प्रतिनिधित्व करते हुए उनकी समस्याओं का समाधान करने का ढिंढोरा पीटते रहते हैं। यह जो समस्या है उसका जो प्रमुख कारण है कि देश में रियल रिप्रेजेंटेशन का कमी का होना, यानी वास्तविक प्रतिनिधित्व ना हो करके यह जो रिप्रेजेंटेशन है, यह जो प्रतिनिधित्व है, यह नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव है। इसका मतलब हुआ कि वे राजनीतिक पार्टियों के नियंत्रण निर्देशन में ही सारा कुछ निर्णय लेते हैं। अगर ऐसी परिस्थितियां हैं तो निश्चित तौर पे देश भर में किसी भी राज्य के अंदर जो ट्राइबल्स की समस्याएं हैं, चाहे वो ज़मीन का जो ज़मीन अधिग्रहण कर रहे हैं, जल जंगल ज़मीन का जो खतरा उनके ऊपर बरकरार है, उनको विस्थापन किया जा रहा है, या फिर अभी जानवरों के लिए अभयारण्य बनाया जा रहा है, बड़े बड़े उद्योग लगाए जाएंगे तो उन्हीं आदिवासियों के ज़मीनों पे लगाया जा रहा है, उनको भगाया जा रहा है, उनको साथ मारपीट की जा रही है, पुलिस की ज़्यादतियाँ दिखाई दे रही हैं। ये तमाम बातें देखी जा सकती है, उसमें कोई भी सांसद, विधानसभा के लोग बोलते हुए नज़र नहीं आते हैं। तो ये जो परिस्थिति निर्माण हुई, क्या हमारे पुरखे ऐसा चाहते थे? अगर देखें हम तो यह बात समझ में आनी चाहिए कि हमारे महापुरुषों ने आंदोलन जो शुरू किया, मुग़लों के विरुद्ध में आंदोलन जो शुरू किया, वे उन लोगों को बिल्कुल ही अपने स्वतंत्रता पे किसी भी तरीके से, वो स्वतंत्र रूप से अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी बोली, अपने खान पान, रहन सहन के बीच में किसी भी तरीके से कोई भी घुसपैठ नहीं होने देना चाहते थे। तो उन्होंने मुग़लों के साथ भी लड़ाई की। और मैं बार बार कहता हूँ कि आदिवासियों का जो आंदोलन है, जो आदिवासियों को अपने अधिकार को बनाए रखने के लिए कौन से आंदोलन चलाना चाहिए, अलग अलग समय में देखा जाए तो अंग्रेज़ों के साथ में 100 साल तक लड़ते रहे। यानी 1757 से लेकर के 1857 की जो लड़ाई है, जिस दरमियान आज का जो तथाकथित सवर्ण वर्ग है, जो उस सोचता नहीं था अंग्रेज़ों के विरुद्ध में लड़ाई लड़ने के लिए, मुग़लों के विरुद्ध में कोई लड़ाई लड़ने के लिए जो सोचता भी नहीं था, उस लड़ाई को लड़ने के लिए हमारे पुरखे लोग शहीद हो गए। इसका ऐतिहासिक जानकारी तमाम अलग अलग जगहों पर विद्यमान है, लेकिन केजी से लेकर के पीजी तक के पाठ्यक्रमों में विद्यमान नहीं है। उसमें कॉमन बात दिखाई देती है कि हमारे भौगोलिक क्षेत्र में, यानी हम जिस एरिया में रहते हैं, वहाँ पे
ना मुगलों का कोई कानून लागू होना चाहिए, ना ही इस देश के अंदर सामंती व्यवस्था को जीने वाले लोगों का कानून लागू होना चाहिए, ना ही अंग्रेज़ों का कानून लागू होना चाहिए। लेकिन आज़ाद भारत में वैसा लागू हो गया, इसलिए हमारी समस्या बरकरार है। अगर ऐसा हो रहा है तो निश्चित तौर पे चिंताजनक है और इसे हमें समझने की ज़रूरत है। तो अगर ऐसी परिस्थितियां निर्माण हुई है तो उसका कारण क्या है, कब से हो रहा है, कैसे हो रहा है और उसका समाधान क्या है, इस पर हमारे बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों को विचार करने की ज़रूरत है। साथियों, जहाँ तक प्रतिनिधित्व की बात है, इस देश के अंदर अंग्रेज़ लोग जब आए और दुनिया में लोकतंत्र जब लागू होना शुरू हुआ, यानी लोकतंत्र यानी लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही उसका प्रतिनिधित्व करेंगे, इस बात को जब देश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में आवाज़ें आने लग गई, आंदोलन जब शुरू हुए, तो उस आंदोलन के वजह से अंग्रेज़ों को बहुत सारे आदिवासियों के समर्थन में, आदिवासियों को अपने अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए मजबूर होकर के कानून बनाना पड़ा। और इस मजबूरी का जो कारण है वह कारण यह था कि उन आदिवासियों का संगठित शक्ति कारण था। वे अपना रिप्रेजेंटेशन चाहते थे, इसलिए फर्स्ट इंडिया एक्ट जो 1919 के अंदर आया, सेकेंड इंडिया एक्ट जो 1935-36 में आया, उसमें जो तमाम ऐसे आदिवासियों के हित सुरक्षा की बात है, चाहे उनकी भाषा, संस्कृति, उनकी बोली, उनका रहन सहन के अंदर किसी भी तरीके का कोई घुसपैठ नहीं होना चाहिए, उन्हें अपने नैसर्गिक जीवन को जीने का जो अधिकार मिलना चाहिए, उसके लिए अंग्रेज लोगों को मजबूर होना पड़ा। वह अलग अलग क्षेत्रों में आदिवासियों के आंदोलन की वजह से हुआ। और यह बात अंग्रेज़ों को भी जब समझ में आया और जब आंदोलन लगातार चल रहे थे, उस समय प्रतिनिधित्व की मांग कैसे होना चाहिए, तो कांग्रेस के जो लोग थे वो अलग मांग कर रहे थे और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो रिप्रेजेंटेशन अनुसूचित जाति जनजाति का, इवन पिछड़ा वर्ग का भी कर रहे थे और धर्म परिवर्तित अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का भी कर रहे थे। इसका मतलब लोकतंत्र को सही तरीके से कैसे लागू होना चाहिए, इसके लिए वे लड़ाई लड़ रहे थे। तो इसके लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में हुआ, जिसको गोलमेज सभा के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, यानी 1930, 31, 32 में 3 साल लगातार हुआ। यह हमें प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, इसके लिए आवाज़ बुलंद की गई। और फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किस तरीके से फेल किया गया, और जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जिसको कहा जा सकता है कि 17 अगस्त 1932 को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अंग्रेज़ों ने कम्युनल अवार्ड घोषित किया। यानी जो अधिकार हम आदिवासियों को, अनुसूचित जाति के लोगों को लिखित में तत्कालीन जो अंग्रेज इस देश के अंदर सत्ता में निर्णय लेने वाले थे, उनको मानना पड़ा कि इन लोगों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार चाहिए। उस गोलमेज सभा में जो महत्वपूर्ण बात आई थी सामने, वह इसलिए आ पाई थी क्योंकि हर 10 साल के अंदर अंग्रेज लोगों ने जनगणना शुरू कर दिया था। 1871 से लेकर के 1931 तक जो जनगणना हर 10 साल में अंग्रेज़ों ने किया, तो 1931 की जनगणना के आधार पे जो आदिवासियों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए था, उस आधार पे वो प्रतिनिधित्व देने के लिए राजी हो गए। तो पहली जो बात गोलमेज सभा में आई कि इस देश के अंदर सभी लोगों को वयस्क मताधिकार का अधिकार होना चाहिए। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात आई कि मत का अधिकार जो उम्र 25 साल रखा गया। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण थी कि
उन्हें एक वोट का जो अधिकार होगा वो सभी लोगों के लिए बराबर होगा। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात आई कि इन लोगों के लिए अनुसूचित जाति जनजाति के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार होना चाहिए। चौथी जो महत्वपूर्ण बात जो निर्णय लिया गया वह यह कि जो शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनको 2 वोट देने का अधिकार होना चाहिए। ऐसा जब अधिकार की बात अंग्रेजों ने घोषणा की तो यहाँ पे जो तथाकथित सवर्ण मानसिकता के लोग जो आज़ादी का आंदोलन 1857 में करना शुरू करते हैं ऐसा बताते हैं, उसका जो नेतृत्व उस समय गांधी किया करते थे, मोहनचंद करमचंद गांधी। उन्होंने पुरजोर विरोध किया लंदन के अंदर कि ऐसा अधिकार बिल्कुल ही नहीं चाहेंगे जिसमें कि अनुसूचित जाति के लोगों को, जनजाति के लोगों को कोई अधिकार मिले। और बड़ी बात यह है कि जब उस अधिकार की घोषणा करने के लिए अधिकृत तौर पे भारत के अंदर जब साइमन कमीशन आया, साइमन लॉर्ड जो साइमन थे वो भारत के अंदर आए, उसका स्वागत सिखों ने किया, उसका स्वागत मुसलमानों ने किया, उसका स्वागत डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने किया। लेकिन उस समय जो कांग्रेस पार्टी जो थी, जो आज़ादी की लड़ाई की बात कही जाती उन्होंने लड़ी, उस आज़ादी की लड़ाई के लोगों ने अनुसूचित जाति के लोगों को, जनजाति के लोगों को कोई प्रतिनिधित्व पृथक से मिलना चाहिए, इसका पुरजोर विरोध किया। लाला लाजपत लाल बाल पाल या गांधी ने पूरी ताकत के साथ में घोषणा किया कि साइमन कमीशन का विरोध होना चाहिए। बहुत सारे लोग जो IAS IPS बनते हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, वे साइमन गो बैक होना चाहिए ऐसा पढ़ाई तो करते हैं, लेकिन क्या उनको जानकारी है, क्या यह बात सिलेबस के अंदर पढ़ाया जाता है कि आखिर साइमन का विरोध क्यों कांग्रेस करना चाहती थी जब अधिकार देने के लिए आ रहे थे, और यह जब अधिकार देने के लिए आ रहे थे उस अधिकार के विरोध में किन लोगों ने आंदोलन खड़ा किया। क्योंकि इस आंदोलन का नतीजा यह हुआ कि महात्मा गांधी ने कहा कि मैं मर जाऊंगा लेकिन इस अधिकार को अलग से हम देने वाले नहीं हैं। अंग्रेज़ों ने मुंबई से उनको गिरफ्तार किया और पकड़ करके जो यरवदा जेल है पुणे में, वहाँ पे उनको बंद कर दिया। उन्होंने उस समय के जो कमिश्नर सर सैमुअल होर थे या प्रधानमंत्री जो ब्रिटेन के अंदर थे, उस समय उन्होंने जेल के अंदर रहते रहते कई ऐसे अपने हाथ से लिखी हुई चिट्ठियाँ करेस्पॉन्डेंस की कि आप ऐसा सोचते हो कि मेरा जो आमरण अनशन है, जो हम जिस अधिकार की बात कर रहे हैं कि इनके अधिकार समाप्त होने चाहिए, हमने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इनका विरोध किया और आपने दे करके आपने इन अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के अधिकारों को दे करके सबसे बड़ा चुनौती किया है। अगर ऐसी आज़ादी हमको देते हो जिस देश के आज़ादी में अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को अगर अधिकार मिलता है, ऐसी आज़ादी हमको बिल्कुल नहीं चाहिए। इसका मतलब है कि हमारे अधिकारों को ख़त्म करने के लिए महात्मा गांधी ने मरने का आंदोलन किया, जबकि कभी भी अंग्रेज़ों से आंदोलन करने के दरमियान कभी मरने का कोई आंदोलन किया है ऐसा कोई डॉक्यूमेंट, कोई इतिहास, कोई आंदोलन का इतिहास दिखाई नहीं देता है। इसका यह अर्थ निकलता है कि हमारे अधिकार मिलने में कितनी बड़ी बाधा उस समय जब कांग्रेस का लीडरशिप गांधी के हाथ में था, कितना खतरनाक तरीके से उन्होंने विरोध किया। साथियों, इसका जो परिणाम निकल कर के आया सामने कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को 24 सितंबर 1932 को समझौता करना पड़ा। गांधी और अम्बेडकर के बीच में समझौता हुआ, जिसको पूना पैक्ट के नाम से, पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। उस समझौता में यह कहा कि हम अनुसूचित जाति जनजाति के प्रतिनिधियों को अधिकार देंगे, इस बात के लिए कोई डाउट नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके का कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। तो आप जो 2 वोट का अधिकार हासिल किए हो, यह अधिकार अंग्रेज़ों ने पहले से ही सिखों और मुसलमानों को दे रखा है।
सिखों और मुसलमानों को जो अधिकार मिला हुआ है पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, यह अधिकार हम अलग से विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन अनुसूचित जाति जनजाति के अधिकारों का हम विरोध करेंगे। ऐसी परिस्थिति निर्माण हुई कि उस समय देश के अंदर अराजकता और अंधयुग का शुरुआत हो गया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने देखा कि अलग अलग झोपड़पट्टी में रहने वाले अनुसूचित जाति के लोग हैं जिनके लिए हमने प्रतिनिधित्व का अधिकार मांगा है, उस प्रतिनिधित्व के अधिकार से जो अधिकार हासिल करने वाले लोग हैं, जब ये लोग मर जाएंगे, ये लोग रहेंगे ही नहीं, तो हम इस अधिकार का क्या करेंगे। तो उन्होंने मजबूरी में उस अधिकार को छोड़ना ही उचित समझा और कांग्रेस पे मजबूरी में उन्होंने कहा कि चलो हम यकीन करते हैं कि तुम जो अधिकार कह रहे हो कि हमें 2 वोट का अधिकार है उसको समाप्त करते हो। अब पृथक निर्वाचन क्षेत्र का जो अधिकार मिल रहा है उस अधिकार को भी समाप्त कर रहे हो, कंबाइंड इलेक्टोरेट लागू कर रहे हो, हम इसको मान्यता देते हैं। लेकिन हमें यकीन नहीं हो रहा है, तुमसे हमें कोई उम्मीद नहीं है कि हमें कोई अधिकार मिल पाएगा। आने वाले भविष्य में कोई भी ऐसा प्रतिनिधित्व करने वाले लोग मिलेंगे, इससे दलाल और भड़वे पैदा होंगे, एजेंट और स्टूज पैदा होंगे। ऐसा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ही आशंका जाहिर की थी और वे पूना समझौता का पुरजोर विरोध करते रहे। यानी मजबूरी में जो लिया गया पूना समझौता था, जिसमें 2 मताधिकार का अधिकार अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए मिला हुआ था, पृथक निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार अनुसूचित जाति जनजाति दोनों के लिए मिला हुआ था। यह अधिकार समाप्त करके कंबाइंड इलेक्टोरेट यानी सभी लोग वोट देंगे और एक ही वोट का अधिकार सभी लोगों को मिलेगा, ऐसा बात पक्का हुआ। आज़ादी के बाद कुछ हद तक पृथक निर्वाचन क्षेत्र का पार्शियल तौर पे व्यवस्था लागू हुआ था, ऐसा कहीं कहीं दिखाई देता है। अगर चुनाव अलग अलग अगर राज्यों में अलग अलग क्षेत्रों में जो विधानसभा लोकसभा हो रहा था, अगर उस समय के डॉक्यूमेंट का विश्लेषण करें कि कौन जीत करके लोकसभा में गया, कौन विधानसभा में गया, कौन से लोकसभा क्षेत्र से वे लोग चुन करके गए थे, अगर कि समझ में आती है कि ये जो अधिकार है किस तरीके से मिलना चाहिए था, जो लागू नहीं हुआ। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को जब संविधान सभा में उन्हें अवसर मिला तो उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी कि यह जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को राजनीतिक आरक्षण मिल रहा है, उस राजनीतिक आरक्षण का जो टेन्योर होगा वो 10 साल के लिए होगा। यानी जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिया जा रहा है, राजनीतिक आरक्षण दिया जा रहा है, उसको केवल 10 साल के लिए रखा था। यह ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन होने के नाते स्पष्ट तौर पे लिखा। बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी नहीं है कि इस देश में हमें अपने अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए 4 तरीके का रिजर्वेशन रखा गया है। जो पहला रिजर्वेशन है वह यह है कि हमें शिक्षा का मौलिक अधिकार मिलना चाहिए, उसको फंडामेंटल राइट में डाला। दूसरा कि हमें जनसंख्या के आधार पर रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, शासन सत्ता में भागीदारी के लिए मौलिक अधिकार मिलना चाहिए। यह अधिकार भारत के संविधान के फंडामेंटल राइट में डाला गया। पॉलिटिकल जो रिजर्वेशन है वह तो 10 साल के लिए लिखा गया है। और महत्वपूर्ण बात यह थी कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन, इसका मतलब ये हुआ कि हमें उच्च पदों में जो सर्विस करने वाले लोग हैं उन लोगों को जो प्रतिनिधित्व मिलेगा वह रिजर्वेशन इन प्रमोशन होगा। यानी 3 तरीके का जो अधिकार
शिक्षा का अधिकार, शिक्षा के बाद में शासन प्रशासन करने के लिए जो अधिकार मिलेगा, शासन प्रशासन में जाने के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होकर के जाने के लिए, प्रोफेशनल एजुकेशन में उत्तीर्ण होकर के जाने के लिए, और रिजर्वेशन इन प्रमोशन का जो राइट मिलेगा, यह फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। यह मौलिक अधिकार भारत के संविधान में लिखित है, इसकी जानकारी लोगों को नहीं है। और जो राजनीतिक आरक्षण है, जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, वह जो है 10 साल के लिए लिखा, इस बात का स्पष्ट तौर पे उल्लेख मिलता है। अगर इस बात का स्पष्ट उल्लेख भारत के संविधान में मिलता है तो सवाल यह खड़ा होता है कि जो तमाम राजनीतिक दल के लोग हैं, वे लोग प्रचंड बहुमत के साथ में कोई विरोध नहीं करता कि राजनीतिक आरक्षण तो केवल 10 साल के लिए था, इसको बढ़ाया क्यों जा रहा है। समाज में गलतफहमी पैदा की जाती है कि सारा आरक्षण जो था वो 10 साल के लिए था, और केंद्र में चाहे सरकार किसी की हो, जैसे वर्तमान में जो सरकार है, इसके पहले जो सरकार थी उसने लगातार हर 10 साल के अंदर पॉलिटिकल रिजर्वेशन को बढ़ाते रहे। लेकिन उन्होंने जो फंडामेंटल राइट है, यानी शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, शासन सत्ता में भागीदारी होना चाहिए, रिजर्वेशन इन प्रमोशन होना चाहिए, इस अधिकार का कांग्रेस ने भी विरोध किया, और वर्तमान में जो बीजेपी की सरकार है, इन्होंने भी विरोध किया। यार, और पॉलिटिकल जो रिजर्वेशन है उसको पूर्ण बहुमत के साथ बगैर हो हल्ला का उन्होंने बढ़ा दिया। ऐसा बढ़ाने के पीछे जो कारण, स्पष्ट मकसद है उनका, कि जो पूना समझौता के माध्यम से जो दलाल और भड़वे जो प्रतिनिधित्व निकलेंगे, उनको ही प्रतिनिधित्व दिया जाए, और वे जब समाज के अंदर जाएंगे तो वे समाज के अंदर कोई क्रांति न पैदा कर दें, इसके लिए उन्होंने इस योजना को लागू किया। इसलिए मैं जो कह रहा हूँ कि वर्तमान चुनाव की जो प्रणाली है उसमें राजनीतिक दलों के प्रतिनिधित्व पैदा होंगे, ना कि सामाजिक अधिकारों को पूर्ति करने का प्रतिनिधित्व पैदा हो सकता है। और बड़ी बात यह है कि जो 24 सितंबर 1932 को पृथक निर्वाचन क्षेत्र का जो अधिकार था, 2 वोट का अधिकार था, केवल अनुसूचित जाति के लोगों का समाप्त हुआ था, जनजाति के लोगों का समाप्त नहीं हुआ था। आज तक ऐसा कोई संशोधन नहीं हुआ जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि पूना समझौता आदिवासियों के ऊपर लागू होता है। अगर ऐसा नहीं है, इसके बावजूद आदिवासियों के ऊपर पूना समझौता का जो सिद्धांत है वह लागू हो रहा है, तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि पूना पैक्ट के कारण आज का जो वर्तमान प्रतिनिधित्व है वह पॉलिटिकल पार्टियों का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ना कि सोशल भारत का जो ट्राइबल सोसाइटी है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग हमारे विधायकों सांसदों को आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं कि ये लोग तो कुछ सुनते नहीं हैं, ये लोग तो कुछ करते नहीं हैं। केवल आरोप प्रत्यारोप लगाने से कुछ नहीं होने वाला है, बल्कि इस देश में ये जो फर्स्ट इंडिया एक्ट 1919 में, सेकेंड इंडिया एक्ट जो 1935-36 में लागू हुआ, वह जो है किसी राजनीतिक दल के लोगों के वजह से लागू नहीं हुआ था, बल्कि हमारे सामाजिक आंदोलन के वजह से लागू हुआ। तो वर्तमान में कोई ये कहे कि हम विधानसभा में जाकर के, लोकसभा में जाकर के 5वीं अनुसूची लागू कर देंगे, अपने संवैधानिक अधिकारों को हल करने के लिए हम राजनीतिक दल बना करके काम कर लेंगे, ऐसा कहना उनकी सरासर बेवकूफ़ी है। और जो लोग मान ले रहे हैं वो भी सरासर बेवकूफ़ हैं। तो मानना भी बेकार है, उनका सोचना भी बेकार है। इसका दूसरा अर्थ ये निकलता है कि हमें राष्ट्रव्यापी सामाजिक संगठन का निर्माण करना ही होगा, बाकी और कोई उपाय नहीं है।
आज राजनीतिक दलों के प्रत्याशी के तौर पे, वो चाहे क्षेत्रीय दल के रूप में हो या फिर राष्ट्रीय राजनीति के रूप में जो उभर करके सामने आए हुए लोग हैं, उन लोगों से भी यह मामला हल होने वाला नहीं है। तो वर्तमान जो व्यवस्था है, पहली जानकारी होना चाहिए कि पूना पैक्ट जो है प्रत्यक्ष तौर पे आदिवासियों के ऊपर लागू हो गया, जो लागू नहीं होना चाहिए था। दूसरी बात यह है कि यह जो हमें 5वीं अनुसूची का जो अधिकार मिला हुआ है, वह कैरी फॉरवर्ड हुआ है 1919 और 1935-36 का एक्ट के आधार पे 5वीं अनुसूची के प्रोविजंस मिले हैं। अगर इतने सारे अधिकार मिले, वो सामाजिक आंदोलनों की वजह से मिले, किसी राजनीतिक दलों के आंदोलन से के वजह से नहीं मिला, तो दूसरा अर्थ ये निकलता है कि सामाजिक संगठन ही सारी समस्याओं का हल है, राजनीतिक दल नहीं। बल्कि अभी जो वर्तमान में जो राजनीतिक जो सामाजिक संगठन चल रहे हैं, ज़्यादातर राजनीतिक दलों के नियंत्रण में ही, उनके ही फंड के माध्यम से, उनके ही विचारधारा के माध्यम से, उनके ही लोगों के माध्यम से चलाए जाते हैं। दूसरी बात जो मैंने देखा कि लोग अनावश्यक मुद्दों पे ज़्यादा उलझते हैं, उनको छोटे छोटे मुद्दे पे ज़्यादा आंदोलन करने की खुजली होती रहती है। तो जो समस्याएं पैदा हुई है, कारण वह नहीं है। कारण का समाधान करेंगे तो छोटे छोटे समस्याएं समाधान हो सकता है। अगर ऐसा करेंगे तो हम कहेंगे कि इस देश के भीतर राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन ही एक उपाय है। दूसरी बात है कि सरकार ने अरबों रुपए का बजट, आज तक अगर देखा जाए तो सरकार ने अरबों रुपए का बजट दे करके पेशा कानून होना चाहिए, इसके लिए अलग अलग देखा जाए देश में लाखों ऐसे आदिवासियों के संगठनाएं हैं, आदिवासियों के जो NGO हैं, उनको सरकार, चाहे इससे पहले की सरकार रही हो, अरबों रुपए का बजट देती रही। किस बात के लिए आंदोलन करना है कि गांव गणराज्य होना चाहिए, यानी गांव में ही गणराज्य होना चाहिए, ऐसा वो लोग प्रचार करते रहते हैं। और गांव के लोगों को सरकार के विद्रोह में ही आंदोलन खड़ा करने के लिए सरकार के ही फंड के माध्यम से वो NGO के लोग काम करते रहते हैं। और वो कौन सा कानून है, तो बोलते हैं पेशा एक्ट, पेशा कानून। अगर पेशा कानून को प्रचार करने के लिए सरकार ने NGO के माध्यम से पैसा दिया, NGO के माध्यम से प्रचार करने के लिए पैसा दिया, तो सरकार को लागू करने के लिए इस पे काम करना चाहिए। तो सरकार कोई भी हो, चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्यों की सरकार हो, पेशा कानून पे कुछ भी काम नहीं करते हैं, लेकिन उसका प्रचार प्रसार करके लोगों के मन में भावनाएं भड़काने का काम खुद ही सरकार करती रहती है। अगर ऐसा कर रही है सरकार, भाई जो NGO के लोग भड़काने का काम कर रहे हैं लोगों के सामने कि पेशा एक्ट लागू होना चाहिए, पेशा एक्ट लागू होना चाहिए, क्योंकि उन NGO का जो पैसा है, चाहे फॉरेन फंडिंग के माध्यम से आता हो या केंद्र सरकार के माध्यम से आता हो, कि ट्राइबल लोगों के अंदर जागृति कर रहे हैं। अगर ऐसा कर रहे हैं तो सरकार के विद्रोह में ही सरकार का फंड इस्तेमाल होता हो, ये कैसा सिस्टम है। तो सरकार के विद्रोह में छोटे छोटे अलग लोग यूनाइट हुए, वो चाहे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र या कहीं के भी हों आदिवासी संगठनाएं, तो सरकार के ही विरोध में आंदोलन करते हैं। पैसा सरकार का है, आंदोलन भी सरकार के विरोध में कर रहे हैं। तो क्या सरकार की इंटेलिजेंस एजेंसी, सरकार का जो रिपोर्टिंग है, वो जाती नहीं है कि आखिर जिन आदिवासियों को जन जागरण करने के लिए हमने फंड मुहैया कराया, वे लोग सरकार के विरोध में ऐसा काम कर रहे हैं। तो मेरा ऐसा कहना है कि सरकार के फंड के माध्यम से सरकार के विरोध में ही सरकारी षड्यंत्र है। यानी सरकार इस षड्यंत्र को करके क्या चाहती है, यह बात हमें स्पष्ट तौर पे समझना चाहिए। अलग अलग संगठन अगर अपने आंदोलन खड़ा करते हैं, जैसे कभी आप देखो कि गुजरात के अंदर अभी आंदोलन चल रहे हैं,
यानी गुजरात के आदिवासी लोग आंदोलन कर रहे हैं तो झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र के आदिवासियों से कोई लेना देना नहीं। कुछ दिन पहले बाघ अभयारण्य, हाथी अभयारण्य के नाम पे महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में आदिवासी लोग आंदोलन कर रहे थे, उसमें झारखंड और उड़ीसा के लोगों का कोई लेना देना नहीं। अभी कुछ दिन पहले बस्तर के अंदर आदिवासियों ने कहा कि हमारा ये जो पहाड़ है जहाँ पे हमारे गुरु मुखिया बैठते हैं, वहाँ पे बॉक्साइट उत्खनन करने के लिए सरकार ने प्राइवेट कंपनी को अधिकार दे दिया और वहाँ से विस्थापित करने का भी अधिकार दे दिया। तो दूसरे तरफ आप आदिवासियों के अधिकारों की बात कर रहे हो, आदिवासियों को जागरण कर रहे हो, और दूसरे तरफ डंडा चल रहा है। तो इसका यह मामला बन कर के सामने आता है कि अलग अलग अगर एनजीओ के माध्यम से हम पैसा दे करके आदिवासियों के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग आंदोलन करने के लिए दिया जाए तो उनकी अच्छे से कुटाई पिटाई चल सकती है, और हो यही रहा है। अलग अलग क्षेत्रों में आदिवासी लोग जो आंदोलन कर रहे हैं उनकी अच्छे खासे कुटाई पिटाई चल रही है, फिर भी हम आंदोलन कर रहे हैं। यानी आंदोलन कर रहे हैं, हार रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, हार रहे हैं। अगर हम कंपैरेटिव स्टडी करें, यह जो है हम विश्लेषणात्मक बात अगर करें तो गुलाम भारत में अंग्रेज़ों को नाकों में दम करके हमारे पुरखों ने छोटे छोटे आंदोलन करके अपने उद्देश्य और अधिकारों के लिए जान की बाजी लगा दी। आज हमारा जान चला जा रहा है, इसके बावजूद अधिकार हासिल नहीं हो रहा है। तो ये जो परिस्थितियां निर्माण हुई है उसका समाधान निश्चित तौर पे करना जरूरी हो गया है, और इसके लिए ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी देखा जाए तो एक टूल हो सकता है, एक हथियार हो सकता है। पूरा समाधान उसमें नहीं है, उसमें बहुत सारे ऐसे एडिशनल पॉइंट होने की ज़रूरत है, बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदु जोड़े जाने की ज़रूरत है, लेकिन वह एक हथियार के तौर पर हो सकता है। क्योंकि जो कॉमन समस्याएं हैं ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी बनाई ही नहीं गई। अगर ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी बनाई जाती है, उसका ट्राइबल प्रेसिडेंट होगा, ट्राइबल ही उसके मेंबर होंगे, ट्राइबल ही उसको कानून बनाने का अधिकार होगा, तो ट्राइबल क्षेत्रों के अंदर जो अनावश्यक तौर पे उद्योगपतियों को घुसने का या ज़मीन कब्जा करने के लिए जो भूमाफिया लोग तैयार हैं, लगातार वे कब्जा करते चले जा रहे हैं, उन पे पहला बात कि लगाम लगेगा। अगर ट्राइबल एडवाइजरी जिस कानून को बना करके, जिसको अमेंडमेंट करके राज्यपाल को देंगे, राज्यपाल उस कानून को पास कर देगी, तो ऐसे कानूनों के कारण ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी पे, ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी का यह अधिकार बनेगा, यह दायित्व बनेगा कि उसमें कानून की कुछ बातें आ सकती है, क्योंकि उसमें ट्राइबल ही लोग होंगे, और ट्राइबल लोगों का जो प्रेशर है, जो आदिवासियों का आंदोलन अगर देश भर में होता है तो हर राज्य के अंदर प्रेशर बनेगा, और उस प्रेशर बनने की वजह से कानून बनेगा, ना कि केवल ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी बना लेने से होगा। वैसे तो ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी अलग अलग राज्यों में नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे आ रहा है, और बड़ी बात यह है कि जिस राज्य की सत्ता जिस दल के साथ में होता है, उस दल के ही लोग उसके सदस्य होते हैं। भारत के संविधान में ऐसा नहीं दिया है कि जिस दल के सत्ता में जो भागीदारी होगी उसी दल के लोग होंगे, बल्कि विपक्ष में जो आदिवासी विधायक होंगे वे उसके सदस्य हो सकते हैं। ऐसा कहा जा सकता है कि ट्राइबल मामलों में यह भूमिका होनी चाहिए। और हमें इस बात की आशंका अभी भी है कि अगर आंदोलन होता है, उस आंदोलन के वजह से किसी भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार ने दबाव में फैसला लिया, उस फैसले का परिणाम यह आ सकता है कि ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी के नाम पे वे जो पॉलिटिकल पार्टी के चुनाव चिन्ह से जीत करके जाते हैं वही लोग वहाँ पे पहुँचेंगे, और वे लोग ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी के मंशानुरूप कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स आदिवासियों को मिलना चाहिए, इसका ही फैसला लेंगे, यह संदेह है। संदेह इसलिए है कि जब अभी विधानसभा में सत्ता पक्ष के लोग बोलते नहीं हैं, सत्ता पक्ष के लोग आदिवासियों के हितों की आवाज़ नहीं उठाते हैं,
बड़ी बात यह है कि जो विपक्ष के लोग हैं, जिनको आवाज़ उठाना ही काम है, बाकी कोई काम नहीं है, अगर वो भी हिजड़ों की भांति बैठे हुए हैं तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि दोनों पक्ष एक जैसा काम कर रहे हैं। इसका मतलब है कि दोनों लोग मिलजुल करके आदिवासियों के हित की बात तो छोड़ो, हो सकता हो कानून फैसला ले, इसलिए हमें इस बात का संदेह है। हमारा संदेह का आधार कुछ और नहीं बल्कि जो परिस्थितियां दिखाई देती है कि पॉलिटिकल जो पार्टी के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वे चाहे सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में हो, वो बोलने वाले नहीं हैं। बोलना होता तो अभी बोल सकते थे, उनको यह अधिकार है, उनको स्पेशल प्रिविलेज है, विशेषाधिकार है, भारत के संविधान ने दिया है, लेकिन वे लोग बिल्कुल ही गुपचुप मौनी बाबा बन करके बैठे हुए हैं। तो लेकिन इसके ये कब होगा? जब राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा। राष्ट्रव्यापी आंदोलन में बात की स्पष्टता होगी पूरे देश के अंदर। आदिवासियों के अलग अलग संगठनाएं अगर मिलजुल करके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना करके, कॉमन एजेंडे को आधार बना करके, कॉमन उद्देश्य को आधार बना करके, अपने महापुरुषों की विचारधारा और संघर्ष को आधार बना करके अगर इस काम को करते हैं तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि जन आंदोलन खड़ा करने के लिए आदिवासी तैयार हो जाएंगे। अगर जन आंदोलन होता है तो जन आंदोलन एक राज्य से नहीं होने वाला, एक एक राज्य में अगर होगी तो हमारे पास ऐसे 70 सालों का इतिहास है कि हमारी पिटाई होती रही है और जो हमारे अधिकार पहले से सुरक्षित थे वे अधिकार समाप्त हुए हैं। इसका अर्थ यह निकलता है आज़ाद देश में हमारी गुलामी और मजबूत हुई है। अगर ऐसा हो रहा है तो निश्चित तौर पे कही जा सकती है कि इसका समाधान पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, इसका समाधान कोई राजनीतिक दलों के लोग कर नहीं सकते, जिसकी अपेक्षा उम्मीद की जा सकती है। अगर ऐसा होता तो आज़ादी का आंदोलन करने वाले तथाकथित जो राजनीतिक दल आज का है वह अधिकार दिया होता, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। आज विपक्ष में जो बैठे लोग हैं उनसे लोग उम्मीद करते हैं, उनसे भी उम्मीद नहीं हो सकती। यह बात स्पष्ट तौर पे दिखाई देती है। इसलिए जन आंदोलन करने की आवश्यकता है और जन आंदोलन से ही हमारा रास्ता आगे दिखाई देगा, ऐसा हम स्पष्ट तौर पे कह सकते हैं। साथियों, अभी लॉकडाउन की स्थिति में जब हमने कार्यक्रम शुरू किया, अभी करीब 2.5 महीने हो रहे हम लोगों ने लगातार कार्यक्रम शुरू किया, तो तमाम ऐसे ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन ने प्रबोधन के माध्यम से लोगों के अंदर जागरण करने का काम शुरू किया है। हम उनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं, लेकिन वे छोटे छोटे आंदोलनों को अगर जगह देते हैं तो निश्चित तौर पे पीटे जाएंगे, मारे जाएंगे, कूटे जाएंगे। इस बात को अश्योर कर लें। और उनको अगर आंदोलन जन आंदोलन का इतिहास पता नहीं है तो यह मेरे कहने से नहीं बल्कि हमारे पुरखे क्यों सफल नहीं हुए, कितना सफल हुए तो उसका कारण क्या था, असफल हुए तो उसका कारण क्या है, इसका जानकारी लेकर के समझदारी के साथ में आगे कदम बढ़ाएं। अन्यथा आंदोलन कुचले जाते हैं और कुचलने के बाद 10 साल 20 साल तक कोई आंदोलन को तैयार नहीं होता है। ऐसे अधकचरे जानकारी के जो लोग आंदोलन अगर चलाते हैं तो समाज में हताशा का भाव निर्माण होता है। उससे राजनीतिक दल में जाने के लिए नेता तो ज़रूर तैयार हो जाता है, क्योंकि ऐसे लोगों को पॉलिटिकल माइलेज मिल जाता है। तो जाहिर सी बात है पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए अगर जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उसे समाज को सतर्क होना पड़ेगा और समाज की सतर्कता ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसा मैं मानता हूँ। तो आज का जो यह आंदोलन की परिस्थितियाँ निर्माण होनी चाहिए और आंदोलन की सारी परिस्थितियाँ भारत के अंदर निर्माण हो रही है। यह चाहे उत्तर पूर्वी राज्य हैं या फिर मध्य भारत के अंदर बिहार, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, अलग अलग राज्यों में देखा जाए तो आज़ादी के बाद का इतिहास है, आज़ादी के पहले का इतिहास है। आज़ादी के पहले अपने महापुरुषों का इतिहास का अध्ययन करें और आज़ादी के बाद में अगर आप मानते हैं इस देश के अंदर हम आज़ाद हो गए, आज़ादी के बाद में जितने लोग भी जहाँ जहाँ पे आंदोलन किए वे लोग मरे हैं, उनके अधिकार कहीं पे नहीं मिले हैं। अगर अधिकार कहीं पे नहीं मिले हैं
तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि इस देश में जन आंदोलन की ही ज़रूरत है, बाकी और कुछ नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप गड़े हुए मुर्दे उखाड़ रहे हो। गांधी जी ने तो 17 अगस्त 1932 को जो कम्युनल अवार्ड आपको मिला, आप कहते हो पूना समझौता कैसे लागू होता है और उसके माध्यम से हमारे लोग कैसे दलाल और भड़वे हो गए। आप लोग बड़ी गलत बात करते हो, असंवैधानिक बात करते हो। तो यह असंवैधानिक बात हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने अपने किताब वॉल्यूम एंड स्पीच में लिख करके रखा, व्हाट कांग्रेस एंड गांधी डन फॉर अनटचेबल्स स्टेट्स एंड माइनॉरिटी हु वर शूद्राज। तमाम ऐसे किताब हैं जिसमें लिख करके रखा कि आने वाले समय में पॉलिटिकल पार्टी के दलाल और भड़वे होंगे। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि जिसको आप लोग मानते हो कि उन्होंने संविधान लिखा और संविधान में सारी बात लिखी। अगर वो असंवैधानिक बात कर रहे थे, अगर आपको लगता है असंवैधानिक बात है, तो यह बात डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने लिखा है। अगर इतने बड़े महान आदमी ने इस अपने किताब में लिख करके रखा कि पॉलिटिकल पार्टी के बॉन्डेड लेबर होंगे और वे तो पॉलिटिकल पार्टी के ऐसे पाले हुए कुत्ते हैं जो विधानसभा लोकसभा में जा कर के मालिक के इशारे पे पूंछ हिलाने वाले होंगे, ऐसा उन्होंने लिखित तौर पे कहा। तो इतना खतरनाक बात कहा उन्होंने। अगर ऐसा लगता है आपको तकलीफ़ हुई इससे, तो मैं अपने शब्द से क्षमा चाहता हूं, लेकिन अगले एपिसोड के अंदर पूना समझौता से हमारा प्रतिनिधित्व विहीन समाज किस तरीके से प्रतिनिधित्व करने लायक बनेगा, अगले एपिसोड में मैं इसको बताने की कोशिश करूंगा। उसके एविडेंस के साथ में देने की कोशिश करूंगा कि जो वर्तमान पॉलिटिकल पार्टी का जो तौर तरीका है, जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, किस तरीके से पूना समझौता के आधार पे नुकसान हुआ है, इस बात की जानकारी हमें सारे समाज के अंदर होना चाहिए और सारे समाज में यह बात की जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए हम अगले एपिसोड में जानकारी देने के लिए उपस्थित होंगे।